हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और ये वाला पर्टिकुलर हमारा वीडियो इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के हमारे सेकंड वाले टॉपिक, सेकंड वाले टर्म को पढ़ेंगे जो हमारा कहता है बिजनेस एथिक्स। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार बिजनेस एथिक्स कहते किसको है, बिजनेस एथिक्स होता क्या है। अब बिजनेस का मतलब तो आप सभी लोग जानते हो क्योंकि बिजनेस स्टडीज ही आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस का मतलब तो भली भांति हम लोगों को पता होगा। अब ये एथिक्स वर्ड क्या है, तो एथिक्स का मतलब होता है मोरल वैल्यूज। जैसे कि हम लोगों को हमारे बचपन में हमारे मम्मी के द्वारा, हमारे पापा के द्वारा, इवन बचपन में क्या आज भी हम लोगों को हमारे बड़ों के द्वारा इन मोरल वैल्यूज की शिक्षा या ज्ञान दी जाती है कि बेटा ये काम मत करो, बेटा वो काम करो, ऐसा काम करोगे तो समाज में तुम्हारा नाम होगा, इस तरीके से सोसाइटी में रहना चाहिए और बहुत कुछ। और साथ ही साथ इस चीज का भी हम लोगों को ज्ञान दिया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है और उनमें किस तरीके से डिफरेंसेस करने हैं और उनमें किस तरीके से उन चीजों को पहचानना है कि जो तुम काम कर रहे हो वो सही है या गलत है, या उस काम को करने के बाद तुम्हारे लाइफ पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तो ये तो बातें हो गई हमारी मोरल वैल्यूज की, यानी हमारी नैतिक शिक्षा की। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि जब बिजनेस है तो बिजनेस की भी कुछ मोरल वैल्यूज होती है और वो वैल्यूज क्या होती है और उन वैल्यूज को क्यों बनाया जाता है। उन वैल्यूज को इसी कारण से बनाया जाता है ताकि वो राइट और रॉन्ग, यानी कि सही और गलत के बीच का अंतर पता कर सके। वो ये जान सके कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेसेस में, यानी जो भी बिजनेस में प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनमें कौन सी काम जो है वो सही है और कौन सा काम गलत है, यानी उनके बीच का वो अंतर निकाल सके। और साथ ही साथ वो ये भी सुनिश्चित कर सके कि वो अपने कर्मचारी यानी अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने ग्राहकों के प्रति और अपने समाज के प्रति हमेशा ईमानदारी, हमेशा निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करे, यानी किसी तरीके का, किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी जैसी गुंजाइश न हो। तो इसी को हम लोग बिजनेस एथिक्स के नाम से जानते हैं। और रहा बात इसके डेफिनेशन का, तो इसका डेफिनेशन मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है और आप अपने कॉपी में भी इसको लिख लीजिएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो। लेकिन जो बात था डेफिनेशन का, उसका मीनिंग का, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कहता क्या है कि इन बिजनेस एथिक्स के कुछ एलिमेंट्स भी हैं, कुछ तत्व भी हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग इन बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला वाला जो एलिमेंट्स है, जो हमारा कहता है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। कहता है क्या कि किसी भी व्यवसाय यानी कि कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसकी नैतिक शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले उस बिजनेस के या उस इंस्टीट्यूशन के टॉप लेवल लोगों से होती है। क्योंकि अगर आपको भी पता है कि किसी एक घर का जो अगर बेस अगर मजबूत होगा तो वो पूरा का पूरा घर ही मजबूत होगा, अगर उसका बेस ही कमजोर हो गया तो वो पूरा का पूरा घर ही कमजोर हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहता है कि किसी भी एक बिजनेस या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की एथिक्स किससे पहचानी जाएगी, तो वहां के मौजूदा उस कंपनी के सीईओ से, उसके बोर्ड ऑफ मेंबर से और उसके मैनेजर से। अगर उस कंपनी के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद मैनेजर्स, अगर वो खुद ईमानदार होंगे तो उनके अंडर काम कर रहे लोग भी जो होंगे वो ईमानदार होंगे। और साथ साथ वो लोग भी, यानी कि जो लो लेवल लोग जो हैं, यानी कि जो आपको भी पता होगा कि किसी एक बिजनेस में 3 अलग अलग लेवल होते हैं, नहीं पता है तो आप लोगों को 12th में पढ़ने को मिल जाएगा।
तो जहां पर कहता है कि अगर एक बिजनेस में अगर टॉप लेवल के लोग यानी सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स जैसे लोग अगर बहुत अच्छे होंगे, अगर ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो बचे हुए जो मिडिल लेवल लोग होंगे और या फिर जो लोअर लेवल लोग जो होंगे वो भी उनका पालन करेंगे, उनको देख कर कर कुछ सीखेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे घरों में भी होता है, अगर हमारे पापा खुददार होंगे यानी कि वो बिना यानी रिश्वत के खिलाफ होंगे, बहुत सारे जो भी चीजें जो प्रैक्टिसेस हमारे सोसाइटी में चल रही, जो गलत काम कर रहे हैं या गलत कामें जो हो रही, जो स्कैम्स फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनके वो खिलाफ होंगे, तो हम लोगों को भी उनसे कुछ सीखने को मिलता है। और साथ साथ हम लोग भी ऐसा सोचते हैं या अपने मन में ऐसा लाते हैं कि जब हमारे पापा इन सब चीजों से दूर है, वो खुद ईमानदार हैं, तो हम लोग भी ईमानदार बनेंगे, यानी कि हम भी खुद ईमानदार बनेंगे। और जब हम ईमानदार बनेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी जो होगी उसको भी हम ईमानदार बनाने का कोशिश करेंगे। तो वही यहाँ पर भी कहता है कि अगर किसी भी बिजनेस में अगर उस बिजनेस की सीईओ, उस बिजनेस का बोर्ड ऑफ मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी हो या फिर मैनेजर्स, अगर वो लोग खुद ईमानदार होंगे, वो खुद अगर उन एथिक्स का पालन करेंगे, तो फिर उस बिजनेस में मौजूदा जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, जितने भी वर्कर्स होंगे, वो भी उन सारे के सारे एथिक्स का पालन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। तो ये होता है सबसे पहला एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। दूसरा वाला हमारा एलिमेंट जो है, जो हमारा कहता है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि एक बिजनेस को, एक व्यवसाय को एक रिटन डॉक्यूमेंट जारी करना होता है या करना चाहिए, जिसको हम लोग कोड ऑफ एथिक्स के नाम से जानते हैं। अब ये कोड ऑफ एथिक्स क्या है? ये एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें वो हर एक छोटी से छोटी एथिक्स जो है वो लिखी हुई होनी चाहिए, वो हर एक छोटी से छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई होनी चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयज के प्रति हो, चाहे वो कंज्यूमर के प्रति हो। अब कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई होनी चाहिए? जो भी गुड्स कंज्यूमर्स तक पहुंच रहे हैं उनका प्राइस फेयर हो, किसी से हमको हराम का पैसा नहीं लेना है, यानी कि बेफालतू पैसा हमको नहीं लेना है। जो भी वेट हम उस पैकेट में निर्धारित कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वस्तु का जो भी वजन हम निर्धारित कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर वजन पर हम सामान देंगे। साथ साथ जो भी वर्कर्स हमारे पास आ रहे हैं काम करने के लिए, वो सेफ एंड साउंड तरीके से काम करेंगे, उनके साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा। तो ये सारे के सारे एथिक्स जो है वो इस कोड ऑफ एथिक्स में लिखे हुए होने चाहिए, और एक कंपनी को इस कोड ऑफ एथिक्स का पब्लिकेशन करना जरूरी हो जाता है, ताकि उस वहां के यानी उस बिजनेस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे कोड ऑफ एथिक्स को या फिर सारे के सारे एथिक्स को समझें और उनका पालन करें। ठीक। तीसरा वाला हमारा कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा बिजनेस एथिक्स ये कहता है कि बस केवल कोड ऑफ एथिक्स को लिखने से और इसको प्रिंट करवाने से, छपवाने से ही काम खत्म नहीं हो गया, हमको इसका पालन भी करवाना है। जैसे आपके स्कूल के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं, लेकिन अगर क्या होगा कि अगर उस मैनेजमेंट के द्वारा, उस मैनेजमेंट टीम के द्वारा उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं करवाया गया, तो क्या आप कभी फॉलो करोगे? जाहिर सी बात है आप फॉलो नहीं करोगे। अब उस मैनेजमेंट के द्वारा या उस स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा ये कहा गया कि बच्चों को मोबाइल फोन लाना अलाउड नहीं है, लेकिन अब कोई एक बच्चा जो है वो लेकर के चला गया, तो मैनेजमेंट टीम के द्वारा उसको इग्नोर कर दिया गया, छोड़ो जाने दो, बच्चा है, बच्चा ही गलती करता है। तो 1 से 2 मोबाइल फोन आएंगे स्कूल में, 2 से 10, 10 से 15, 15 से 50, ऐसे करके एक समय के बाद जितने स्कूल में यानी उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी स्टूडेंट्स मोबाइल फोन लाएंगे। तो यहाँ पर तो यही हो गया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बस केवल हम कागज पर लिख दिए और वहां पर हम चिपका दिए, लेकिन उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का हम पालन ही नहीं कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर भी कहता है इसका तीसरा वाला एलिमेंट, जो यहाँ पर कहता है कि जो भी कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, उन कोड ऑफ एथिक्स को लिखना ही नहीं है, उनको पालन भी करवाना है, उन सभी के सभी एथिक्स का पालन भी करवाना है। और पालन करवाने के साथ साथ जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए और साथ साथ विशल ब्लोइंग जैसा सिस्टम भी अपनाना चाहिए। अब ट्रेनिंग किस बात की देनी चाहिए कि एक बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज को, यानी कि एक बिजनेस को जो है या एक बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन सभी के सभी एम्प्लॉयज या उन सभी के सभी वर्कर्स को एक प्रकार का ट्रेनिंग देना चाहिए।
और ट्रेनिंग में ये बताना चाहिए कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपको हमेशा सच का साथ देना है और साथ साथ उस सिचुएशन में आप किस तरीके से डिसीजन लोगे ये भी उनको उस ट्रेनिंग में बताना चाहिए, ताकि वो भविष्य में उस ट्रेनिंग में बताई हुई बातों को उसका इम्प्लीमेंट, उसका यूज वो लोग कर सके। और विशल ब्लोइंग का मतलब हो गया कि हर एक बिजनेस में एक ऐसा सिस्टम अपनाना चाहिए जहां पर उस बिजनेस के कोई भी एम्प्लॉय या फिर हर एक एम्प्लॉय जो है वो बिना डरे, बिना हिचके, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में या किसी भी सिचुएशन में वो हमेशा सच का साथ दे और उस गलत के खिलाफ या फिर उस धोखाधड़ी के खिलाफ वो एक्शन ले सके या खड़ा हो सके या उसका रिपोर्ट सबमिट करवा सके। तो यहाँ पर वही कहता है कि बस केवल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने से ही नहीं होगा, यहाँ पर हमारे साथ साथ बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और ट्रेनिंग में ये बताना चाहिए कि चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कठिन से कठिन सिचुएशन क्यों ना हो, आपको हमेशा सच का ही साथ देना है और उस कठिन से कठिन सिचुएशन में आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है ये भी उनको उन ट्रेनिंग में बताना चाहिए। और विशल ब्लोइंग में कहता क्या है कि ये एक ऐसा सिचुएशन बनाना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर जहां पर उस बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो सारे के सारे एम्प्लॉय बिना झिझके, बिना हिचकिचाए, किसी भी परिस्थिति में जब उनको लगे कि अभी हमारे साथ या किसी के साथ अगर धोखाधड़ी हो रहा है या किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी धोखाधड़ी हो रहा है तो उसके खिलाफ वो रिपोर्ट सबमिट करवा सके। तो ऐसा सिस्टम अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चौथा वाला हमारा एथिक्स जो है, जो हमारा कहता है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। इसका मतलब ये कहता है कि बस केवल बिजनेस एथिक्स जो है वो टॉप लेवल लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, उस बिजनेस एथिक्स को हर एक लोग जो है वो अपनाने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बस केवल मैनेजमेंट ही जो है उस बिजनेस एथिक्स को अपना रहा है, उसकी जिम्मेदारी को ले रहा है, लेकिन जो लोअर लेवल लोग हैं उन बिजनेस एथिक्स को अपना ही नहीं रहे हैं, तो वो बिजनेस कभी भी सफल नहीं होगा। साथ साथ जो भी एथिक्स बनाए गए होंगे वो सारे के सारे एथिक्स जो होंगे वो धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि बस केवल मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं होती है उस पूरे के पूरे एथिक्स को अपनाना, उस पूरे के पूरे एथिक्स को फॉलो करना, उनका पालन करना। साथ ही साथ उस बिजनेस के जब तक निचले स्तर के कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज अगर उन नियमों को नहीं अपनाएंगे, नहीं मानेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला हमारा एलिमेंट जो है, जो हमारा कहता है मेजरिंग रिजल्ट। मेजरिंग रिजल्ट का मतलब क्या हो गया कि जो भी एथिक्स हमारे पास बनाए गए हैं उस बिजनेस में, उन सारे के सारे एथिक्स का पालन अच्छे तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कमी है, क्या नुकसान है, सब कुछ टाइम टू टाइम ऑडिट करना है और उसका रिजल्ट भी आपको देखना है कि जो भी एथिक्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं उन एथिक्स को हमारे एम्प्लॉयज के द्वारा एप्लीकेबल किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, या वो एथिक्स सही है या गलत है। अगर गलत है तो कहाँ गलत है, उसको किस तरीके से हमको सुधारा जाना चाहिए ताकि जो गलतियां आज हो रही हैं वो गलतियां भविष्य में ना हो। तो यही हमारे पास होते हैं कुछ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स और यही हमारे पास होता है बिजनेस एथिक्स वाला टॉपिक। आई होप सो कि आपको बिजनेस एथिक्स वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप अपने कॉपी में इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा। और इसी पॉइंट के साथ, इसी टॉपिक के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी जो है वो अब खत्म हो गया। इस चैप्टर में जितने भी मेजर पॉइंट्स थे, जितने भी मेजर पार्ट्स थे, उन सारे के सारे पार्ट्स को, उन सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने कवर अप कर दिया। इसमें एक टॉपिक और बचता है जो हमारा कहता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और आई होप कि आपको इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आज के इस दौर में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और किन किन प्रकार के पोल्यूशन है ये भी आपको पता है। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, उसके बाद यानी साउंड पोल्यूशन हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन हमारे पास देखने को मिलते हैं। और इन पोल्यूशन से हमको कैसे बचना है, कैसे दूर होना है,
इनके बारे में भी आपको पता है, इनके बारे में भी जो भी चीजें हैं वो आप सभी भली भांति जानते हो। तो इसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाला टॉपिक आपके लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपके सिलेबस में है, आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप उसको ध्यानपूर्वक अपने किताब के माध्यम से पढ़ सकते हो। अगर पढ़ने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस वाले टॉपिक को हमको कवर करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप हमको बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बना कर अपलोड कर देंगे, जहां पर आपका चैप्टर जो होगा वो संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो कंप्लीट अभी भी हो गया, लेकिन उसके बाद और ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं, और इसी वीडियो के साथ साथ हमारा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स वाला चैप्टर जो है वो अब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, बिजनेस एथिक्स वाला टॉपिक अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। और हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इनके डेफिनेशंस लिखने हैं, इनके मीनिंग्स लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके बोर्ड पर इनके मीनिंग्स को हिंदी में लिखा है, तो मैंने बस केवल इसी कारण से लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको इनके मीनिंग्स को इंग्लिश में लिखना है तो साइड में कहीं पर भी पिक्चर्स आ रहे होंगे, फोटोज आ रहे होंगे, जहां पर इनके इंग्लिश मीनिंग्स लिखे हुए होंगे, तो आप वहां से जाकर इनके इंग्लिश मीनिंग्स को भी लिख सकते हो। ठीक, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नए वाले चैप्टर पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।